students, welcome back to online classes. And as you all know that a solution is made by the two components. First is solute and the second is solvent. एक solution जो होता है उसके दो components होते हैं and first is solute and the second one is solvent. So we can write that solution, ठीक है, solution equal to solute plus solvent. Here solute will be in the less amount while solvent is present in large amount. Solute क्या होता है, कम अमाउंट में होता है and solvent will be in the large amount. ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, solvent. solvent में solute dissolve किया जाता है. ओके अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन कैसा भी बना हुआ हो सकता है. गैस का गैस में सॉल्यूशन भी हो सकता है, एक लिक्विड का सॉल्यूशन भी हो सकता है, और अगर एक सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी एक सॉल्यूशन होता है. एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया है तो वह भी एक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम कंपोनेंट्स के बेसिस पे कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे अगर टू कंपोनेंट्स है देन वी कैन से बाइनरी. ठीक है, अगर टू कंपोनेंट्स है तो बाइनरी. थ्री कंपोनेंट्स अगर मिक्स किए गए हैं तो टर्शियरी, और बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे मिक्स कर दिए जाएंगे एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा देन इट इज कॉल्ड एज पॉलिनरी सॉल्यूशन. एंड हियर वन थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट सॉल्यूशन एंड दैट इज इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर. इट मींस all the components of a solution completely mix with each other. We can't differentiate between them. हम उनके बीच में किसी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं. ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन. एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स आल्सो आर ट्रांसपेरेंट. जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. हम लोग उसके आर पार क्या हो सकता है, देखा जा सकता है, क्लियर सॉल्यूशन होते हैं. ओके तो आज हम सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 में. और सॉल्यूशन की जब भी बात आती है तो आपने सॉल्यूशन के 3 टाइप्स पढ़े हुए हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड हाइपर सैचुरेटेड. हियर unsaturated, saturated and hypersaturated solution means if the solubility, if the amount of solute is equal to its solubility, then the solution is known as saturated. देखिए 3 तरीके के हमने आपको जो है सॉल्यूशन के टाइप बताए हैं. एक तो है सैचुरेटेड, ठीक है, एक तो कौन सा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट मींस here the amount of solute का amount जो होता है it will be equal to its solubility. solubility के इक्वल होगा. अब देखिए solubility क्या होती है. solubility is the maximum amount of a solute that can be easily dissolved in a fixed amount of solvent at a given temperature. Solubility क्या है, what is solubility? Solubility is the maximum amount of a solute that can be easily dissolved in a fixed amount of solvent at a given temperature. Means एक कितना अमाउंट सोल्यूट का हम एक फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं एक गिवन टेम्परेचर पर, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी. ओके अब सोल्यूबिलिटी और अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में इक्वल होते हैं देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड. बट इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल बी लेस देन इट्स सोल्यूबिलिटी. अगर हमें पता है कि इतना अमाउंट सोल्यूट का घुल सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, बट हमने उससे थोड़ा कम ही रखा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. while
hypersaturated solution, here the amount of solute is large than or greater than its solubility. अगर solubility, ठीक है, अगर अमाउंट जो होगा सोल्यूट का, हमने किसी फिक्स्ड अमाउंट के सोलवेंट में अमाउंट को हमने लार्ज क्वांटिटी में घोल रखा है, यानी सोल्यूट को हमने लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व कर रखा है, उसकी सोल्यूबिलिटी से भी ज्यादा, then the solution is known as, is called as hypersaturated solution. Hypersaturated solution. ओके, तो ये चीज हमें आनी चाहिए क्योंकि हमें आगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में स्टडी करनी है. देन वी शुड नो द terms saturated, unsaturated and hypersaturated solution. After it we will study about the concentration. हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे. एंड आपने अपनी 11th क्लास में कंसंट्रेशन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हो आप. तो कंसंट्रेशन क्या है, देखिए जब भी हम किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता है उसमें सॉल्वेंट में सोल्यूट डिसॉल्व होता है. ओके, अब कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, उसका जो क्वांटिटी है, उसकी जो अमाउंट है, अगर हम उस अमाउंट को अलग अलग तरीके से बताएं या फाइंड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म. क्या बोलते हैं हम उसे, कंसंट्रेशन टर्म्स. सो कंसंट्रेशन कैन बी defined या can be represent in different ways. First is weight upon weight percent. First is weight upon weight percent, या हम और इसको क्या बोलते हैं, mass percent, या हम इसको क्या बोलते हैं, mass percent. Okay, then how can we find this concentration term. देखिए अगर किसी सॉल्यूशन में हमें वेट अपॉन वेट परसेंट या मास परसेंट कैलकुलेट करना है, देन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट की जगह यहाँ मास लिखिए क्योंकि हमने मास की बात करने हैं. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ solute upon mass of total mass of solution into 100, because हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि हम जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो टोटल में से इतना पार्ट जो है वो सोल्यूट का है और फिर उसको 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. जैसे कि हमने बात करनी कि 10% सॉल्यूशन बनाना है हमें NaCl का. ठीक है, NaCl का 10% सॉल्यूशन है बाय मास. 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl बाय मास. इट मीन्स हियर 10 ग्राम कौन है, NaCl. इसका मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम क्या है, NaCl. किसमें डिसॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में. किसमें डिसॉल्व है ये, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, एंड देन 100 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है. ठीक है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 10%. यानी कि 10% NaCl बाय मास सॉल्यूशन अगर हमारे पास में है, ये हमें कंसंट्रेशन गिवन है वेट अपॉन वेट परसेंटेज में, मास परसेंटेज में या बाय मास. तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है. इट मींस हियर सोल्यूट यानी कि NaCl कितना है, 10 ग्राम. ठीक है, एंड सॉल्वेंट अगर हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करा, इट मींस सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, और वाटर कितना है, 90 ग्राम. ओके, तभी तो देखिए सॉल्यूशन कितना बनेगा, 100 ग्राम. तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा देन, 100 ग्राम. ओके, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं वेट अपॉन वेट परसेंटेज में. अब इसके अंदर नेक्स्ट हम लेते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम.
नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। इससे हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ऊपर तो देखिए वेट तो हम किसका लेंगे, सोल्यूट का, एंड नीचे क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एंड आई एम टेकिंग 20% ऑफ NaCl बाय, या फिर हम लिख सकते हैं 20% वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन गिवन है NaCl की। इट मीन्स हियर सोल्यूट विल बी सोल्यूट एंड दैट इज NaCl। सोल्यूट क्या गिवन है, NaCl। तो इसका तो मास आ जाएगा हमारे पास में 20 ग्राम। इसका मीनिंग क्या है, 20 ग्राम हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, एंड सोल्यूट क्या गिवन है अपन को, NaCl। देन वॉल्यूम में है, इट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन, क्योंकि हम हमेशा परसेंटेज टोटल में से कैलकुलेट करते हैं। देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू द 100 ml। ओके, सो अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे, देन हम यहाँ पे 20 रख देंगे, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम 100 है, तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आएगी, 20%। तो हमें हमारे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इस चैप्टर में, तो हमें परसेंटेज इस तरीके से गिवन होगी, और यहाँ से हमें सोल्यूट और सोलवेंट और सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो हमने लेना है दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। एंड हियर द जो हमने फॉर्मूला में ऊपर सोल्यूट लिया है, इट विल बी ऑल्सो इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो अब देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, ऊपर वॉल्यूम ही होगा सॉल्यूशन का और नीचे भी सोल्यूट का, एंड नीचे की तरफ अपॉन में भी वॉल्यूम होगा टोटल सॉल्यूशन का। सो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, इफ वी आर टेकिंग, अगर हम लेते हैं कि 25 वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज हमने लिया है C2H5OH का। ओके, अल्कोहल का अपन ने सॉल्यूशन लिया है, एंड उसकी कंसंट्रेशन गिवन है हियर 25 वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, बाय वॉल्यूम भी हम इसे बोलते हैं, बाय वॉल्यूम, ठीक है, या हम इसको वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें से देखिए हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे सोल्यूट क्या आएगा, जो कम अमाउंट में होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू द 25 ml। ओके, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, देन इट विल बी 100 ml, ठीक है। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, देन सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 75 ml। ओके, तो यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन है, और अगर हमें वॉल्यूम गिवन है, देन वी कैन चेंज दीज इनटू द कंसंट्रेशन टर्म। अगर हमें 25 ml सोल्यूट दे रखा है तो हम यहाँ 25 रख देंगे, फिर अगर हमें सोलवेंट का ml गिवन है तो हम सोल्यूट और सोलवेंट के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, उसको हम यहाँ रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, एंड दैट इज द मोलरिटी, एंड यू ऑल नो अबाउट दिस, एंड इट डिक्टेट बाय M, कैपिटल M से इसको डिक्टेट करते हैं, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपको ध्यान रखना है, जो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है वो लीटर में लेना है। ओके, तो हम मोलरिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
लीटर। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? देखिए नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ये होता है मोल का फॉर्मूला। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये रख देंगे तो मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये हमारे पास मोलरिटी का एक और फॉर्मूला आ गया अगर हमें सोल्यूट का मास गिवन है। यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो सोल्यूट के होते हैं, तो सोल्यूट का ही हमें मास गिवन होगा, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब मास को अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो इसी फॉर्मूला मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा है और बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो मोलरिटी के दो फॉर्मूला है, इनसे हम मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलेलिटी की। सिर्फ यहाँ आर की जगह एल आता है, मोलेलिटी, एंड इट कैन डिक्टेट बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से मोलेलिटी को हम डिक्टेट करते हैं। सेम फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट हियर वी आर टेकिंग, ठीक है, यहां पर हमें क्या लेना है? मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम में हमें यहाँ पे सोलवेंट का मास लेना होगा। बस यही चेंज है मोलरिटी एंड मोलेलिटी में, और यही चेंज इनको बहुत ज्यादा डिफर कर देती है, बिकॉज मोलेलिटी का टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स मोलेलिटी चेंज नहीं होती है अगर हम टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर और इसी वजह से मोलेलिटी जो होती है वो एक अच्छा कंसंट्रेशन टर्म है जो कभी वेरिएबल नहीं होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ये बहुत अच्छा मेथड है टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हम सेम वही मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट एंड देन मोलर मास, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ सॉल्वेंट आ रहा है इन किलोग्राम, ठीक है, और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से कुछ ही कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिन्हें हमें सीखनी है, क्योंकि अगर ये हमें नहीं आएंगी तो हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। एक टर्म और है एंड दैट इज द मोल फ्रैक्शन, और आप इनके बारे में पढ़ चुके हो अपनी 11th क्लास में। मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। आप अगर किसी भी, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, अगर आपने कोई मिक्सचर लिया है जिसमें आपने 3 कंपोनेंट्स लिए हैं, N1 फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसके मोल्स हैं N1, सेकेंड कंपोनेंट के मोल है N2 एंड थर्ड कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स है N3। ठीक है, आपने मिक्सचर बनाया है, उसमें 3 कंपोनेंट्स आपने रखे हैं, 3 सब्सटेंस रखे हैं। फर्स्ट के नंबर ऑफ मोल्स आपने इतने लिए हैं, सेकंड के इतने लिए हैं, थर्ड के इतने लिए हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट का, यानी फर्स्ट जो सब्सटेंस लिया उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। देन इट कैन बी कैलकुलेटेड एज N1 अपॉन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नीचे क्या रखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से x2 कैलकुलेट करेंगे, देन N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और अगर इस तरीके से x3 कैलकुलेट करेंगे देन N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों सब्सटेंस के लिए। अब एक चीज और, मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, ये ध्यान रखना हमारे काम आएगा। मोल फ्रैक्शन के टोटल जो होता है, जब कोई मिक्सचर हम बनाते हैं और उस मिक्सचर में अगर हमने तीनों या जितने भी कंपोनेंट हमने मिक्स किए हैं उनके मोल फ्रैक्शन का इक्वल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।